केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। गौरतलब है कि देश में पहले से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनगणना अलग से होती रही है और केंद्र ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना कराना उसके लिए व्यवहारिक नहीं है। ये रिपोर्ट आप भी देखिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो अब सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। गौरतलब है कि देश में पहले से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनगणना पहले से ही होती रही है। यानी जनगणना 2021 से ये तो पता चलेगा कि एससी और एसटी कितने हैं, लेकिन ओबीसी या दूसरी जातियों के असली आंकड़े सामने नहीं आ पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर ये कहना पड़ा। जब साल 2011 की जनगणना में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना हुई थी तो उसके आंकड़े अब तक जारी क्यों नहीं हो सके? बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे राज्य अब जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं करना चाहती? आइए इन सवालों के जवाब समझते हैं। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट क्यों देना पड़ा? दरअसल महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन लगाई है। इसमें केंद्र सरकार को बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स यानी पिछड़े वर्गों का डेटा कलेक्ट करने के निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि जनगणना साल 2021 में ही ग्रामीण भारत में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के सही आंकड़े सामने आ सके। इस पिटीशन में केंद्र सरकार से अदर बैकवर्ड क्लासेस पर SCE/CC 2011 के दौरान जुटाए गए डेटा को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में क्या कहा है? उद्धव सरकार की पिटीशन पर केंद्र सरकार ने एफिडेविट में 3 बातें कही हैं। ये एक पॉलिसी डिसीजन है। अदालतों को यह अधिकार नहीं है कि वो सरकार को बताएं कि क्या पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए। जाति आधारित जनगणना कराना व्यावहारिक नहीं है। प्रशासनिक नजरिए से भी ऐसा करना बेहद मुश्किल है। सरकार SCE/CC 2011 के जातिगत आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रही है? ये बेहद रोचक है कि सरकार 2011 की जनगणना के 10 साल बाद भी डेटा का एनालिसिस नहीं कर सकी है। 130 करोड़ भारतीयों का जो डेटा 2011 में जुटाया गया था, वो 5 साल तक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के पास था। डेटा में कई तरह की गड़बड़ियां हैं। नीति आयोग के उस समय के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में एक्सपर्ट कमेटी भी बनी थी। चूंकि कमेटी के अन्य सदस्यों का नाम तय नहीं हुआ और इसी वजह से कभी भी इस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई, इसीलिए जनगणना में जुटाए गए आंकड़े जस के तस पड़े हैं। उन आंकड़ों के आधार पर भी कुछ नतीजे नहीं निकाले जा सकते, यानी सारी कवायद बेकार हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर 1931 की अंतिम जातिगत जनगणना में जातियों की कुल संख्या 4147 थी। SCE/CC 2011 में 46 लाख अलग अलग जातियां दर्ज हुई हैं। दरअसल देश में इतनी जातियां होना नामुमकिन है। इसीलिए सरकार ने कहा है कि पूरा डेटा सेट खामियों से भरा हुआ है। हालांकि ओबीसी की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों की मांग आमतौर पर ओबीसी जातियों को शामिल करने के लिए एससी और एसटी से जनगणना के सोशियो इकोनॉमिक मैपिंग के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके लिए जरूरी है कि ऊंची जातियों को भी गिना जाए। 2021 की जनगणना में जातियों की गिनती क्यों नहीं हो सकती? दरअसल जाति से जुड़े सवाल पूछने पर लोग अपने कबीले, गोत्र, उपजाति और जाति के नाम बताने लगते हैं। मूल जाति ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती है। गणना करने वाले सरकारी कर्मचारी होते हैं जो 6 से 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद पार्ट टाइम में जनगणना में भाग लेते हैं। वो जातियों को इन्वेस्टिगेट या वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की सूचियों में अंतर है। कोई जाति किसी राज्य में एससी है तो जरूरी नहीं कि वो सभी राज्यों में एससी ही होगी। वो एसटी या ओबीसी भी हो सकती है। केंद्रीय सूची में 2479 ओबीसी जातियां हैं। वहीं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में 3150 ओबीसी जातियां हैं। जनगणना का काम 3 से 4 साल पहले शुरू हो जाता है। साल 2021 की जनगणना के लिए प्रश्नावली पहले से ही तैयार हो चुकी है। फील्ड टेस्ट भी हो गया है। उसमें बदलाव हुआ
तो सभी कर्मचारियों को दोबारा ट्रेनिंग देनी होगी। अगर एससी या एसटी को छोड़ दे तो सेंसर कमिश्नर के लिए ओबीसी, बीसीसी की गिनती करना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। जातिगत जनगणना को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहले से ही लगाई हुई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी जाति जनगणना के पक्ष में है। बीजेपी भी इस मुद्दे के खिलाफ नहीं है। वो भी जातिगत जनगणना के विरोध में खड़ा नहीं दिखना चाहती है। विपक्ष उस पर दबाव बनाता रहेगा और आगे ओबीसी कोटा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। जहां तक जातिगत जनगणना को जायज ठहराने की बात है तो ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। पार्टियां अलग अलग राज्यों में कई समुदायों से रिजर्वेशन का वादा कर अपना विस्तार करना चाहती हैं। ये बात अलग है कि जातिगत आंकड़े न होने की वजह से बार बार इस तरह के प्रयास नाकाम हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो त्योहारी सीजन में पटाखों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया और इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि जान की कीमत पर त्योहार मनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वहीं 6 पटाखे बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ भी कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। पटाखा कंपनियों को सुप्रीम फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों को लगाई फटकार। कहा जान की कीमत पर उत्सव मनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि त्योहार बिना शोर वाले पटाखों जैसे फुलझड़ी और दूसरे तरीकों से भी मनाया जा सकता है। शोर मचाने वाले पटाखों की इजाजत नहीं दी जा सकती। ग्रीन क्रैकर्स के नाम पर पुराने पटाखे बेचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। दरअसल कोर्ट ने सभी राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा है कि पटाखा बैन करने का कोर्ट के आदेश का पालन सभी राज्यों में होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि पटाखों की लड़ियों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन देखने में आ रहा है कि सभी त्योहारों और आयोजनों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जीवन की कीमत पर उत्सव मनाने की इजाजत नहीं दे सकते। त्योहारों के वक्त लोगों को तेज आवाज वाले पटाखे कहां से मिलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों को भी फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों को कोर्ट के आदेश के बाद भी पटाखे में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल करने पर जोरदार फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों से कहा कि हम आपको प्रतिबंधित सामग्रियों को गोदाम में भी रखने की इजाजत नहीं देंगे। इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल करने वाली 6 पटाखा कंपनियों को नोटिस भेजा था। सीबीआई की प्राथमिक जांच में इन कंपनियों की तरफ से बेरियम की खरीद और उनका पटाखों में इस्तेमाल करने की बात सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इन कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने पर विचार भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो वहीं दिल्ली के पीतमपुरा स्थित भगवान महावीर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रिबन काटकर ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया। इस ऑक्सीजन प्लांट से अस्पताल में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति की जा सकेगी। अभी एक पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया गया है जिसकी कैपेसिटी 1 टन है। इससे पहले एलएनजेपी में 3 का उद्घाटन किया है। टोटल आज 27 प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। लगभग 40 टन कैपेसिटी होगी। अगर थर्ड वेव आती है उसके लिए बड़ी तेजी से तैयारी की जा रही है। तो दिल्ली में कैंसर सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री महेंद्र कुंजिबल ने शिरकत की। तो उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी बीमारी ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है। ऐसे में आंगनबाड़ी की मदद से गांवों में लोगों को जागरूक किया जा सकता है। कैंसर जैसी बीमारियों को कम किया जा सकता है। आज CSR फाउंडेशन दिल्ली में एक कैंसर के कैसे प्रिवेंट कर जाए इसका बहुत अच्छा आज एक सेमिनार आयोजन किया है। उसमें स्पेशली
महिलाओं के कैंसर, महिलाओं में स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर है, ओरल कैंसर है, उसको कैसे कम किया जाए उस बारे में आज काफ़ी डिस्कशन चालू हो गया है। तो स्पेशली महिलाओं में अर्ली डिटेक्शन के लिए ब्रेस्ट कैंसर में हम ये सभी महिलाओं को 40+ की महिलाओं को मैं ऐसा एडवाइस देता हूँ कि आप आपके नज़दीक के सेंटर में जाके मेमोग्राफी करो। पहले मैं नीति आयोग का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम पे अपना सपोर्ट करके हमें बड़ा अनुमोदित किया है। साथ ही जो कार्यक्रम है CSR रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित, इसमें जो टॉपिक है प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ द कैंसर इन वुमेन। हमारी संसद जनरली वुमेन वैसे सभी क्षेत्रों में काम करती है, लेकिन विशेषकर हम महिलाओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो वहीं द्वारका में एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा किया है और 3 अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 किलोग्राम और 300 ग्राम हेरोइन, 4 किलोग्राम और 500 ग्राम केमिकल और हेरोइन ड्रग्स के मिश्रण में उपयोग किए जाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए, जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कि ऐसी धरपकड़ और ये जो ड्राइव है इलीगल फॉरेन नेशनल्स और फॉरेन नेशनल्स स्टेइंग इलीगली बट डूइंग इलीगल वर्क्स इन इंडिया, एटलीस्ट द्वारका डिस्ट्रिक्ट में माननीय CP साहब ने जैसे आदेश दिए हैं कि ठोस और सख्त कदम लिए जाएं, वैसे ही ठोस और सख्त कदम लिए जा रहे हैं इस जिले में। आने वाले दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि आपको रिजल्ट्स दिखें और आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारी खबरें शायद आप ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे लेते रहेंगे। प्रतापगढ़ में श्रम और सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पैतृक गांव के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास से वंचित 2.5 लाख गरीबों को आवास देने की घोषणा की और साथ ही श्रम विभाग की तरफ से गरीबों को साइकिल, पेंशन, आवास और बेटियों की शादी में अनुदान देने की भी घोषणा की। इस दौरान श्रम आयुक्त राकेश द्विवेदी समेत तमाम श्रम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं गोंडा के प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार अपने पद से हटाए जाएंगे। राकेश कुमार के बाद दिनेश कुमार गोंडा के नए BSA बनाए जा सकते हैं, जिसको लेकर शासन में नए BSA को लेकर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि DIOS राकेश कुमार को बीते कुछ दिन पहले ही बनाया गया था प्रभारी, तो वहीं गोंडा के DM मार्कंडेय शाही ने ही उन्हें प्रभारी BSA बनाया था। तो वहीं औरैया में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना विधुना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब, उपकरण समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। वहीं मौके पर भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया गया है। महोदय के निर्देश के क्रम में अवैध शराब के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें ऐसे लोग जो कि गिरोह के रूप में शराब बना रहे हो अवैध, उन पर कार्रवाई की जानी थी। इसी में मुखबिर की सूचना पर आज सवेरे 10:30 बजे आदर्श नगर मोहल्ले में पुलिस टीम ने इंस्पेक्टर प्रभारी विधुना और अमर सिंह और पूरी टीम द्वारा एक छापा डाला गया। वहाँ से 8 भट्टियाँ और लगभग 2 पुरुष और 6 महिलाएं, यानी 8। तो वहीं यूपी के फतेहपुर में रिश्तों को कलंकित करने वाली एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां चाचा ने अपनी ही विवाहित भतीजी के साथ गलत काम करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर चाचा ने भतीजी का गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। थाना ओम पर एक हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें चाचा द्वारा अपनी सगी भतीजी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के गगोल रोड पर कूड़ा फैलाने और अतिक्रमण के लिए चालान काटने को लेकर हंगामा हो गया, जहां व्यापारी और उसके बेटे ने निगम के सफाई निरीक्षक की पिटाई कर दी, जिसके बाद सफाई कर्मचारी ने मौके पर जमकर हंगामा किया। सफाई निरीक्षक की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही व्यापारी और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। एक तरफ सफाई कर्मचारियों ने शहर की सफाई ठप करने की चेतावनी दी, तो वहीं परतापुर थाना पहुंचे व्यापारियों ने दोनों को हिरासत में ले जाने पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मेरा नाम लेफ्टिनेंट शक्ति सिंह मलिक, टीम लीडर प्रवर्तन दल नगर निगम मेरठ।
आज हमारा एक मामला संज्ञान में आया था कि हमारा एक सफाई निरीक्षक ऋषि कुमार जी वो यहाँ लोगों को चेतावनी देने के लिए आए थे कि भाई अपना अतिक्रमण से हटा लो और कोई सड़क पर अनावश्यक रूप से गंदगी ना फैलाए। तो जो ही वो एक दुकान है इनके पास पहुँचा कि आपने गंदगी फैलाई है, लिहाजा आपके ऊपर जुर्माना आरोपित करना पड़ेगा। तो उस जुर्माना वसूली को लेकर के दोनों में कुछ कहासुनी होगी, हाथापाई होगी और इसी कहासुनी के दौरान इन्होंने जो सफाई निरीक्षक है उस पर हमला कर। तो वहीं कासगंज में तीर्थ नगरी सोरोजी भगवान वराह की प्राकट्य भूमि वराह घाट पर पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। पितृपक्ष के आखिरी दिन पितृ अमावस्या मनाई गई। हिंदू पंचांग के मुताबिक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। ये पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इसे पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि 15 दिन से धरती पर आए हुए पितृ अमावस्या के दिन विदा हो जाते हैं और इस दिन पितरों को निमित्र करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। दान दक्षिणा के साथ उन्हें विदा किया जाता है। हिंदू धर्म में सर्व पितृ अमावस्या का खास महत्व होता है। श्राद्धम श्रद्धा पूर्वक पितृस्वरों के निमित्त जो कार्य किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। वैदिक सनातन धर्म के अनुसार 16 संस्कार होते हैं, 16 ही श्राद्ध होते हैं। मृत्यु के समय मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी एवं उत्तम षोडशी का विधान है। मृत्यु के उपरांत तीसरे वर्ष से श्राद्ध पक्ष में मरण तिथि के दिन पितृस्वरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन, गौ सेवा, कौओं को भोजन डालने से पितृस्वरों की संतुष्टि होती है। तो वहीं बुलंदशहर पुलिस ने नाबालिग दलित छात्रा की हत्या का खुलासा कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्यूशन से लौटते वक्त दलित छात्रा की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि छात्रा ने युवक के प्रेम प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए उसे थप्पड़ जड़ दिया था। इसी से गुस्साए युवक ने अपने 2 साथियों की मदद से छात्रा की हत्या कर दी और छात्रा के शव को सड़क किनारे खाई में फेंककर फरार हो गए। तो वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने 50 लाख से ज्यादा कीमत की नकली सप्लीमेंट की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। युवाओं को वेट बढ़ाने और जिम में स्टेमिना बढ़ाने के लिए नकली सप्लीमेंट की सप्लाई की जा रही थी। तो वहीं फरीदाबाद में गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करने का काम जोरों पर है। इसी कड़ी में साइबर थाना की टीम ने स्कूली बच्चों को साइबर अपराध से बचने के तरीके बताए, जिसको लेकर साइबर थाना प्रभारी बसंत कुमार ने बताया कि किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोगों को फंसाने के लिए लॉटरी लगाने, KYC कराने के झांसे दिए जाते हैं, जिस पर फंसकर लोग अपना धन गंवा बैठते हैं। इसी को लेकर उन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है। सर ने हमें ये समझाया कि हमें अपना पर्सनल डाटा या फिर नंबर या ईमेल आईडी किसी को नहीं देनी चाहिए और उससे जैसे कोई हमारा पीछा करे या फिर कोई भी हमें प्रॉब्लम हो, कोई हमारे साथ गलत टच या बैड टच जैसे भी करे तो हमें उसके बारे में अपनी फैमिली को या फिर अपनी क्लास टीचर को बताना चाहिए या फिर अगर कोई ना सुने तो फिर पुलिस में भी जाना चाहिए। उससे आगे हमारी फैमिली बता सकती है। और अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने हमें कुछ एग्जाम्पल दिए कि ऐसे नहीं करना, ऐसे समझना चाहिए क्या हो सकता है अगर हम किसी को नहीं बताएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमें। आज हमारे स्कूल में साइबर क्राइम की पूरी टीम आई थी और उसमें जो बच्चे हमारे पास लड़कियां हैं, लड़कियों को जो साइबर क्राइम संबंधी जो अपराध होते हैं उनके बारे में अवेयर किया है। वैसे तो हम अवेयर साथ बीच बीच में कराते रहते हैं, असेंबली में कराते रहते हैं, उनके साथ कोई वैसी मिसहैपनिंग ना हो। लेकिन आज जो अवेयरनेस जो दी है बहुत अच्छा लगा हमें कि कई ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिनके बारे में हमें भी नॉलेज नहीं थी और हमें बिल्कुल सर ने बिल्कुल डिटेल में जो हम सोच भी नहीं सकते थे जो हमारे साथ क्या अपराध हो सकता है वो सारी डिटेल में हमें बच्चों को और पूरे अध्यापक वर्ग को बताया है। हम पूरी टीम के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। तो वहीं करनाल के निसिंग में 3 बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर करीब 20 लाख रुपए लूट लिए। साथ ही नकाबपोश बदमाश लूट के बाद फरार होने से पहले बैंक के बाहर फायरिंग भी कर गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं बदमाशों की तलाश के लिए 4 टीमों का गठन भी किया गया है और जांच की जा रही है।
मैं जस्ट टीम मौके पर पहुंचा हूँ। जो बैंक मैनेजर है उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि लगभग 4 बजे का अराउंड 3 लड़के आए थे और उन्होंने वेपन, जो कुछ लोगों के पास में वेपन भी था, 20 लाख के आसपास का एक केस बता रहे हैं जो लोग लेके गए हैं। उस टाइम पुलिस भी यहाँ पर पहुंची थी। अभी पुलिसकर्मियों से बात की जानी शेष है, लेकिन एक पुलिसकर्मी ने कुछ पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो